नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, प्लांट रेजिड्यू बर्निंग। जो खेत के अंदर धान की पराली जलाई जाती है वो क्यों जलाई जा रही है। इसमें हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे। पहला, कि किसान लगातार पराली को आग क्यों लगाता है। दूसरा, अगर वो पराली को आग लगाता है तो उससे क्या नुकसान होता है। और तीसरा, इसको अभी तक सरकार रोकने में नाकाम क्यों है। और इसको हम कई पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि एक किसान इसके बारे में क्या सोचता है, दूसरा एक सरकार या एक अधिकारी इसके बारे में क्या सोचता है, और आम जनता की इसमें क्या विचार है, और एक स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का, लेकिन काफी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान जो है वो आपका क्रॉप को आग क्यों लगाता है, पराली को आग क्यों लगाता है। तो सबसे पहला कारण, एक तो आज के टाइम पर क्या हो चुका है, पहले क्या होता था, आपका जो खेत के अंदर धान की कटाई होती थी वो दो चरणों में होती थी। पहला क्या करता था, किसान उसको हाथ से काटता था, और फिर उसके बाद थ्रेसर से उसको क्या किया जाता था, निकाला जाता था, या हाथ से उसको कूट कर निकालते थे। तो क्या होता था कि वो जो पराली बच जाती थी उसको अलग अलग कामों में उपयोग में लाया जाता था, जैसे पशुओं के चारे के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उससे हम लोग कई प्रकार से आपका अगली बार जो है फसल जो कटती थी उनको बांधने के लिए एक प्रकार के रस्सी टाइप के जो बनाए जाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि उसकी डिमांड नहीं हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज एक मशीन हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। और ये कंबाइन मशीन क्या करती है, ये पूरी की पूरी फसल को डायरेक्टली काटती हुई चलती है, और जिसके पीछे आपका रेजिड्यू जो होता है, कचरा जो होता है, वो खेत में बच जाता है। अब ये कचरा खेत में बिखरा हुआ होता है तो किसान इसको जो है आपका यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आपका जो धान का कचरा होता है, जो धान का रिमेनिंग फील्ड के अंदर रेजिड्यू होता है, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका का अमाउंट ज्यादा होने के कारण एक तो उसको जो है आपका जल्दी से गलाया नहीं जा सकता। दूसरा, अब आपको पता है कि ज्यादातर, अगर हम आज अपने देश के अंदर बात करें तो लगभग 6 लाख टन से 650 लाख टन से भी ज्यादा जो है आपका रेजिड्यू प्रोडक्शन होता है, जैसे कि धान से, गेहूं से और बाकी जैसे फसलों से। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका कचरा जलाया जाता है वो धान और गेहूं का जलाया जाता है, और गेहूं से भी ज्यादा धान का जलाया जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो, जो कचरा बचता है उसको किसान करते क्या है, ज्यादातर फसलों में जो आपका रेजिड्यू बचता है उसको किसान अपने पशुओं के लिए एज ए फोडर की फॉर्म में यूज करता है, या फिर वो क्या करता है, इसी रेजिड्यू को आपका फील्ड के अंदर मिक्स कर देता है। दो चीज हो जाती हैं। तीसरा, यहां पर उस रेजिड्यू को, जैसे हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने से जूस निकालने के बाद आपका जो बचा उसको आपका जो है एज ए जब गुड़ निकाला जाता है तो उसमें यूज कर लेते हैं, या फिर एज ए फ्यूल यूज कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि धान का कचरा जो है वो खेत में बच जाता है, वो पूरा बिखरा हुआ होता है, तो किसान उसको समेटना नहीं चाहता। दूसरा, जब वो खेत के अंदर किसी प्रकार के इंप्लीमेंट को यूज करेगा तो उसको जल्दी से वो क्या नहीं कर पाएगा, आपका मशीन के साथ मिक्स नहीं कर पाएगा सोइल में। उसको हैवी मशीनरी की आवश्यकता होगी, बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी, बड़ी मशीन की आवश्यकता होगी, जो हर किसान अपने आप में सक्षम भी नहीं होता। और दूसरी तरफ क्या होता है, आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी समस्या जो आती है। अब क्या है, जैसे मान के चलिए अभी क्या हुआ, किसान ने धान की कटाई कर दी, और धान को काटने के बाद वो गेहूं को क्या करने वाला है, बिजाई करने वाला है। तो अब आपको पता है कि धान की कटाई अभी हुई है, और उसके बाद जो गेहूं की बिजाई है उसमें वो लेट होता है, या अगली कोई भी फसल की वो बिजाई करता है, तो उन दोनों फसलों के बीच में बहुत कम समय होता है। अब उन कम समय के अंदर वो 15 से 20 दिन के अंदर जल्दी से फसल को, जो आपका कचरा बचा है, उसको आग लगाकर और उसके अंदर अगली फसल को बीजने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से किसान आपका क्या करता है, जल्दी से निकालने की कोशिश करता है। अब बारी आती है जी यहां पर कि आपका जो रेजिड्यू है वो बच जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो आपको बताना चाहता हूं कि खेत में आपका जो रेजिड्यू बच जाता है डेफिनेटली ये कई बेनिफिशियल इफेक्ट कर सकता है, बाद में बात करेंगे। लेकिन अब आपका किसान जो है वो उनके ऊपर हैवी मशीनरी को यूज नहीं कर सकता, जैसे आजकल हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, आपका जीरो टिल ड्रिल, ये बहुत सारी मशीन आ चुकी है। लेकिन फिर भी उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार वो किसी प्रकार की समस्याएं उसमें क्रिएट होती है। जैसे इवन दो कई बार ये भी देखा जाता है कि हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की जब बिजाई होती है तो जो कई आपकी ऐसी भूमि होती है जिसमें आपका बहुत ही मिट्टी ज्यादा होती है, रेतीली मिट्टी ज्यादा होती है, तो उस मिट्टी के अंदर आपका जो है क्या बोलते हैं, दीमक की खतरे होने, दीमक का जो अटैक होता है वो बढ़ जाता है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हो कीड़ों का अटैक बढ़ जाता है, ठीक है।
साथ में आपका जो वीड होता है वो ज्यादा ग्रो करता है। तो ऐसी कई समस्याएं आपकी जो है देखने को मिलती है। साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो रेजिड्यू बर्निंग है वो करता क्या है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहला यहां पर है कि आपके एनवायरमेंट को नुकसान होगा, और एनवायरमेंट में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहला नुकसान आपका है एयर पोल्यूशन। जब आपकी आग जलाई जाती है तो धुआं खेत में से निकलता है, और ये धुआं जब खेत में से निकलता है तो इसमें बहुत सारी हार्मफुल और हानिकारक गैसें होती हैं जो कि अस्थमा जैसी बीमारियों को क्रिएट करती है। डरिएगा मत, अभी यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं किसान के खिलाफ हूं, किसान के साथ हूं। मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं, सुनिएगा आज मजे के साथ। आज पूरे सेशन को मैंने तैयार किया है और बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर आपको चीजें भी मैंने डिस्कस की है, लेकिन सुनिएगा पहले आराम से। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें से कई गैसें भी निकलती हैं, और अगर हम बात करें तो कुछ पार्टिकल ऐसे भी निकलते हैं जो आपके सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, तो आपको जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी अगर आपने पराली का धुआं जलते हुए देखा होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इन हवा के अंदर पार्टिकल के बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और साथ में गैस जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर वो ज्यादा ऐड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी समस्याएं भी आपको बढ़ जाती है, सांस लेने की तकलीफ जो होती है बढ़ जाती है। अब इसके साथ में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलेगी या नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी, अमोनिया निकलेगी, तो यहां पर ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस वो गैस होती है जो कि आपकी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। आपका जो मौसम है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली जो आती है, आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें ग्रीन हाउस गैस का एक अहम रोल होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट, तो मैंने अभी बताया कि अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ जाती है, और साथ में जब आपकी मिट्टी के ऊपर, अब हम सिंपल सी बात है, आप सोच के देखिएगा, कहीं भी अगर हम आग जलाएंगे तो उसके आसपास क्या कोई चीज जीवित रह सकती है? नहीं रह सकती। बोलोगे सर इसमें क्या मरने वाला है? आप इस बात को समझिएगा कि हमारी मिट्टी जो है ना वो बहुत सारे जीवाणुओं का घर होती है, बहुत सारे इसके अंदर जो है माइक्रोबियल एक्टिविटीज अकर करती है। तो अगर हम बात करें तो इस मिट्टी के अंदर आपके इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि धीरे धीरे इस मिट्टी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और आपका जो रेजिड्यू होता है फील्ड के सरफेस के ऊपर जो कचरा होता है उसको गलाने का भी काम यही ऑर्गेनिज्म करते हैं। और इसके साथ में जो मिट्टी के अंदर आपका एक हवा और आपका जो पानी का और एक उसके अंदर जो पोरोसिटी होती है, तो उन सबको मेंटेन करने में आपका यहां पर जो है ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। और साथ में जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसको भी मेंटेन करने में आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, जीवाणु हेल्प करते हैं, जीवाणु सहायता करते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये जीवाणुओं की संख्या कम होने लगती है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल होगा, उस मिट्टी का जो एक चक्कर होता है वो आपका बंद हो जाता है, और साथ में हमारी जो अगली फसलें आएंगी उनका भी गलना मुश्किल हो जाएगा, और साथ में जो मिट्टी होती है वो हार्ड होती जाती है। कभी भी आप देखना, अच्छा आपने ईंटें देखी होंगी, ईंटों को हम क्या करते हैं? मिट्टी से ही तो बनाते हैं, लेकिन इन ईंटों को अगर आप लोग भट्टी में रखते हो, इनको पूरी आग लगाकर तपाया जाता है, तो इससे इतनी ज्यादा सख्त हो जाती है कि अब क्या इसके ऊपर कोई पौधा उगा सकते हो? नहीं। तो लगातार जब आप लोग एक जमीन के ऊपर कचरा जलाते हो तो इस मिट्टी की हालात यही होती चली जाती है, इसमें जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसमें आपका जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, इसमें आपकी जड़ें अच्छे से नहीं आपकी जा पाती है, तो हमें पानी भी ज्यादा लगाना पड़ता है, हमें उसके अंदर जो है आपका खाद भी ज्यादा डालनी पड़ती है। और साथ में अब सोच के देखो कि आपने जो इस फसल को, पिछली फसल जो आपने ग्रो करवाई थी, उस फसल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट को आपने दिया था। अब ये न्यूट्रिएंट क्या करते हैं आपकी उसी प्लांट के अंदर, लगभग अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस लगभग 25% जो आपने पिछली फसल को दी थी वो उसी कचरे में उपलब्ध होती है, और उसके साथ साथ में 50% आपका सल्फर भी उसमें उपलब्ध होता है। तो अगर ये मिट्टी में आप ऐड करोगे तो ये कहां पर जाएगा? मिट्टी में जाने वाला था, लेकिन अब क्या होने वाला है कि लगभग 90% यहां पर नाइट्रोजन आपकी क्या हो जाती है? एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। साथ में अगर हम बात करें तो आपका मिट्टी के ऊपर जब ये कठोरता बढ़ती है, मिट्टी जब हार्ड हो जाती है, तो उसके ऊपर सॉइल का इरोजन होना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, रन ऑफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और मिट्टी के ऊपर से जब पानी बह के जाएगा तो उसके साथ में बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट भी बह के चले जाएंगे, जिसके बाद में किसान को और ज्यादा उसके अंदर खादें डालनी पड़ती है उस मिट्टी को जीवित रखने के लिए। इसका मतलब है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक वेंटिलेटर
वेंटिलेटर के ऊपर एक इंसान को रखा जाता है ऑक्सीजन मास्क के साथ, उसी प्रकार से हमने इस मिट्टी को वेंटिलेटर के ऊपर रख लिया, हम उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई में जिंदा नहीं है। समझ में आ रहा है? अब दूसरी अगर हम बात करें तो आपका सोइल की क्वालिटी यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता भी क्या हो रही है, घट रही है। और इसके साथ साथ में आपका सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो आपका ऑर्गेनिक कार्बन एक अहम रोल प्ले करता है, वो भी लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या क्या होती है, घटती या बढ़ती है। तो अगर आपने वो घटा दिया तो जीवाणुओं की संख्या भी घट गई। और जो फसल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो एक चक्कर चलता है आपका जीवन चक्कर, वो जीवन चक्कर आपने समाप्त कर दिया, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और फिर हमें उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल मेजर फॉलो करने पड़ते हैं। अब समझिएगा यहां पर कि किसान इसको जो है क्यों जलाता है और क्यों इसके अंदर समस्या है। तो ये मैं आपका जो धुएं की बात कर रहा था या जो फील्ड की कंडीशन की बात कर रहा था, वो आपके सामने है। अब देखो यहां पर समस्या क्या है कि हम लोग यहां पर अगर हम बात करें तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। तो देखो पहला तो क्या है कि जो हमारा रेजिड्यू बचता है, जो हमारा कचरा बचता है, हम उसको पशुओं के चारे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो आपका धान है ना, जो पैडी है, उसका जो कचरा होता है ना, उसको आपको एनिमल को खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है कि वो उतना ज्यादा उसमें सिलिका होने के कारण वो पशुओं को जो है खाने के लिए अच्छा नहीं रहता है, और इसी वजह से यहां पर पशु उसको खाते भी नहीं है, उतना पसंद भी नहीं करते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या है, उसको ज्यादातर जलाया जाता है। तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, और यहां पर उससे आपकी बिजली उत्पन्न की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस की जा सकती है। साथ में हम उसको यूज में ला सकते हैं हाउस होल्ड फ्यूल के लिए, मतलब उसको घर में जैसे हम कचरा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसकी जगह पे उसको जला सकते हैं। लेकिन उसमें से धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, जिसमें मैंने अभी दिखाया था, तो इसलिए घरों में भी जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी बारी आती है जी मशरूम कल्टीवेशन। हाँ, मशरूम की जो खेती होती है, आप जो खाते हो, बटन मशरूम की बात करते हैं या फिर आपका स्ट्रॉ मशरूम की बात करते हैं, तो इन दो मशरूम को आप इसके ऊपर लगा सकते हो, यानी कि आपकी खेती के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलना स्टार्ट हो जाती है, एक नई आय का स्रोत आपको मिल जाता है। अगर आप 5-7 दिन की ट्रेनिंग लगाकर किसी भी मशरूम कल्टीवेशन आपके सेंटर के अंदर, और अगर आप मशरूम कल्टीवेशन करते हो, चाहे छोटे से लेवल पे करते हो, तो एटलीस्ट आप घर के लिए या फिर अपने आसपास में थोड़ा बहुत उसको बेचकर अपना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, और उसमें आपको किसी प्रकार की कोई ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने लेवल पे अगर करते हो तो। फिर बारी आती है जी कंपोस्टिंग एंड सॉइल इनरिचमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस कचरे को आप यहां पर फील्ड से बाहर निकालकर और उससे कंपोस्ट तैयार करते हो, खाद तैयार करते हो, और उस खाद को आप मिट्टी में मिलाते हो, तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता जो है बढ़ती है। और साथ में आपने सुना होगा एक बायोचर, बायोचर भी आप बना सकते हो। ये बायोचर क्या होता है, बायोचर क्या होता है, एक आपका पायरोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक एनारोबिक कंडीशन में हम लोग तैयार करते हैं, कंप्रेस कंडीशन में हम लोग तैयार करते हैं। और इसमें आपका यही मतलब होता है कि आपका जो भी किसी भी प्लांट का रेजिड्यू है या कोई वुड है, कोई लकड़ी है, तो उनको हम लोग ऐसी कंडीशन में आपका जो है बर्नआउट करते हैं, जिससे वो आपका ये कह सकते हो पार्शियली आपका बर्नआउट किया जाता है, जिससे उससे ऑर्गेनिक कार्बन आपका मिलता है। और उस ऑर्गेनिक कार्बन को आप मिट्टी में मिला के उसको गुणवत्ता को इंक्रीज कर सकते हो, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। और साथ में आपके लिए फायदा ये हो जाता है कि ये जो बायोचर है वो आपके पशुओं के जो नीचे आपका जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सूखा करने के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे सर्दियों का मौसम आता है, तो अभी क्या होता है कि पशु जहां पर रहते हैं वहां पर गोबर करने से या आपका जो है जो एक्सक्रीट करने से क्या होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा गीलापन आ जाता है। तो ये जो बायोचर होता है ये उस आपके नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है, तो उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और साथ में हम इससे आपका अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल बना सकते हैं, या फिर हम ईंटें बना सकते हैं, कागज बनाया जा सकता है। अब देखो कागज हम लोग जो आज यूज करते हैं वो हमें कितने कितने पेड़ों से बनाना पड़ता है, लेकिन अब उस कागज को हम लोग इससे भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी रेगुलेशन एंड इंसेंटिव से। मतलब यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन अब जब गवर्नमेंट की नीतियों की बात आती है, जैसे यहां पर मैं मेन मुद्दे की बात करता हूं कि किसान इसको जलाना क्यों चाहता है, किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है और सरकार क्या चाहती है। आपको बताता हूं 2019 का किस्सा। 2019 में क्या हुआ था, पंजाब सरकार के द्वारा
₹2500 दिए गए थे किसानों को प्लांट रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए, और सरकार की तरफ से आपका कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आया था हरियाणा और पंजाब के लिए कि इनको ₹2500 दिए जाए। और वाकई में अगर हम बात करें तो 1 एकड़ की अगर आपकी पराली है या जो कचरा है उस अगर आपने संभालना है तो लगभग ₹2500 का खर्चा आ जाता है एक किसान को, बताना चाहता हूं यहां पर। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो ₹2500 है, सरकार यहां पर कह रही है कि हम ₹1000 आपको दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब यहां पर किसान जो है, मैं बहुत सारे किसानों को मिला हूं और बहुत सारे किसानों के साथ मैं अप्रोक्सीमेटली ये कहता हूं कि लगातार मीटिंग भी होती है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गांव में जब जाते हैं तब भी उनसे बातें होती है, तो वो बोलते हैं कि ये ₹1000 आज तक तो हमारे खाते में आए नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वो ₹1000 में कंट्रोल हो सकता है तो किसान बोलते हैं कि प्रति एकड़ हम ₹1000 सरकार को देने के लिए तैयार हैं अगर वो इस रेजिड्यू को मैनेज कर लें अपने खेत में से। बोलते हैं कि हमारे खेत में से ले जाओ, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ₹1000 पर एकड़ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी तरफ बात, सरकार बोल रही है कि हमने बैलर्स ले आए, हमने हैप्पी सीडर दे दिए, हमने सुपर सीडर दे दिए। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो बैलर है या हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, कोई भी किसान इनको परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादातर किसान जो है वो आपके मध्यम श्रेणी से भी नीचे के हैं, और उनके लिए इस मशीन को परचेज करना, खरीदना एक मतलब ये कह सकते हो कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। उनकी शायद जमीन का रेट होगा, उतनी में एक मशीन आ जाएगी। अब सोच के देखो कि क्या एक किसान इसको परचेज कर पाएगा? नहीं परचेज कर पाएगा। तो अब क्या करता है वो, सरकार के द्वारा दी गई मशीनों के ऊपर आपका जो है डिपेंडेंट रहता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड रहेगा। तो अब क्या होगा, सरकार ये मशीनें तो लेकर आती है, लेकिन अभी मैं बोलता हूं कि कई अब यहां पर गांव ऐसे हैं, अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, सब जगह यही हालात है, वहां पर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। किसान चाहते हैं कि उनके खेत में से निकाला जाए, लेकिन अब उनको अगली फसल भी बीजनी है, वो किसान के खेत में से निकल भी ना रहा कचरा, तो क्या करेगा, आखिर में उसको जलाना पड़ता है। तो अब यहां पर बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग इसके बारे में ज्ञान भी देते हैं कि सर किसान नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। किसान कभी भी अपनी मिट्टी को अपने बच्चों की तरह पालता है, तो उसको क्यों खराब करना चाहेगा? वो कभी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसको वो जमीन बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, तो आने वाले समय में उसको मैं बना के रखूं, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो इस के स्टेप लेता है, इस प्रकार के जो काम है उसको करने पड़ते हैं, क्योंकि मजबूरी उसकी ये है कि वो ₹2500 अगर लगा के निकालेगा, उसमें टाइम इतना लग जाएगा कि आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और दूसरी बात, उसके लिए वो निकालने के लिए जो मशीन है वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। अगर वो 2500 लगाना भी चाहे तो भी बड़ी समस्या है। तो यहां पर वो सरकार को भी बोलता है कि हम 1000 की जगह 1500 सरकार को देंगे, और सरकार अगर हमारी ये मांग मान लेती है तो हम इसके लिए आपका रेडी है। तो अब इसके लिए सरकार खुद मान ले कि भाई ठीक है, हम ₹1500 में आपका जो है रेजिड्यू हम लोग खुद निकाल कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बोलती है ना कि हम इथेनॉल बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं देखो किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो हम किसी भी प्रकार की मशीन अगर आपने देखी होगी, अब प्रेजेंट टाइम में किसान मंडी में बैठा है, अब वो आपका क्या करेगा? अब मंडी में उसकी फसल भी नहीं बिक रही है। तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये मंडी में फसल नहीं बिक रही है तो उस केस में आपका कौन जिम्मेदार है? वहां पर भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। जो खेत में पराली जलाई जाए उसके लिए भी किसान जिम्मेदार नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है? सारी किसान की जिम्मेदारी है। और उसकी किसान की जो फसल है उसका मूल्य भी बाजार ही तय करेगा। किसान कभी अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता, और जब वो मूल्य उस पर बेचना चाहता है तो उस पर बिकता नहीं है। लेकिन अगर आप अभी अगर किसी भी स्टोर में चले जाओगे, वहां पर अगर आपको 250, 300, 400 रुपए भी किलोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको वहां पर चावल या कोई भी चीज मिल रही है तो आप लेकर आ जाओगे उसकी गुणवत्ता के आधार पर, केवल उसकी पैकेजिंग देखकर। लेकिन किसान ने उसको कितना अच्छे से आपका बनाया, कितना उसके अंदर मेहनत की, कितने 6 महीने तक उसके अंदर लगा रहा, वो किसी को नहीं दिखता है। अगर वहां पर वो बेचना भी खुद चाहेगा तो शायद हम लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो उनको लेंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम केवल और केवल आज स्टेटस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन गरीबों के साथ या इन लोगों के साथ जो है साथ है, लेकिन जब वाकई में बात आती है तो हम इन सब के खिलाफ होते हैं। क्योंकि कारण यह है कि हमारी सबकी नाक में धुआं जाता है। वो दिवाली का धुआं नहीं जाता है, वो नेताओं की जब पार्टी जीतती है तो उस टाइम जो आपका पटाखा जलता है वो धुआं नहीं जाता है, वो किसी प्रकार से जब आपका पोल्यूशन यहां पर एयर के अंदर हम व्हीकल चलाते हैं तब धुआं नहीं जाता है, लेकिन जब किसान पराली जलाते हैं तब बहुत धुआं जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोगलापन हम कहां से लेकर आते हैं। समस्याएं काफी गंभीर हैं, हमें सोचना पड़ेगा, जरूर है, इसको भी रोकना है। हमें यह नहीं चाहता कि हम लोग यहां पर किसान जो इसको जलाएं, मैं कभी नहीं चाहता हूं। मैं कम से कम पिछले कई सालों के अंदर अगर हम बात करूं तो मैंने बहुत सारा
आपका ऐसा एरिया होगा जिसको आपका कहीं ना कहीं कम करवाया भी है, और जानबूझ के कम करवाया है, उनके साथ लड़के कम करवाया है, उनके साथ मैंने मिलकर कम करवाया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको कैसे आगे रोका जाए, यह भी तो बहुत बड़ी समस्या होती है ना। क्योंकि मेरा यह मानना है कि चाहे हम कोई भी गलत है, पराली जलाना भी उतना ही गलत है, पॉल्यूशन करना चाहे वो व्हीकल से है, चाहे पटाखों से है, चाहे वो किसी और प्रकार से है, हर प्रकार का पॉल्यूशन गलत है, गलत है। और यहां पर बात आती है कि पटाखों बैन कर दो या फैक्ट्रियों को बैन करो ना, ये इस प्रकार से जो दिक्कत आती है वो क्रिएट जो कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनको बैन करो ना। आज हम सरकारों के लिए बोला जाता है कि पॉलिथीन जो है नहीं यूज करना, भाई पॉलिथीन जो बना रहा है उसको बैन कर दो, जहां से पॉल्यूशन आ रहा है उसको बंद कर दो। कहानी खत्म, कहां से पॉल्यूशन आएगा मार्केट के अंदर, आएगा ही नहीं। तो दिक्कत यह है कि यहां पर हम लोग प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते, हम केवल उसके ऊपर का आवरण जो है वो सही करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, किसी के एक मतलब पुराने जमाने में कहा है कि अगर नाक से निकाल लिया उसको गाल पे लगा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वही बात है ना कि आपने उसको गंदगी में से निकालकर अगर आप चेहरे पे लगा रहे हो तो उसका क्या फायदा हुआ। इससे अच्छा है उसका एक पूरा मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं ऐसे शब्दों का मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जरूरी है इस बात को समझना कि आज यहां पर जरूरत है, और खासकर इन चीजों के लिए तो यह जरूरी है। और साथ में अगर हम करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, पहला तो लीगल बैन और पेनल्टी जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल भी रहा है, लेकिन उसके साथ में गवर्नमेंट की तरफ से मशीनें इतनी उपलब्ध करवाई जाएं कि आपके किसान को जो इंतजार ना करना पड़े। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग। अब देखो मॉनिटरिंग जो है वो किसान के लिए अभी की जा रही है कि वो आग कहां पर जला रहा है, लेकिन जब किसान की फसल जल जाती है तो वो आपका कोई नहीं दिखती है। अगर किसान की फसल ब्लड आपकी बाढ़ से कहीं ना कहीं खराब हो जाती है तब सैटेलाइट नहीं दिखता है, तब जीपीएस नहीं दिखता है, वो समस्याएं हैं। तो आपका जीपीएस सैटेलाइट केवल किसान की आग जलाने पे ही आता है। वो अगर उस टाइम पे भी आ जाए जब फसल खराब होती है तो शायद किसान इसमें भी सहयोग करने का काम करेगा। और क्रॉप रेजिड्यू मार्केट प्लेस, यानी कि क्रॉप जो रेजिड्यू है उसको कहां बेचा जाए, कहां उसको उपयोग में लाया जाए, इसकी भी सरकार को जो है पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और साथ में अवेयरनेस कैंपेन, आपको यहां पर किसानों को केवल ये नहीं बोलना कि पराली जलानी बंद करो, उनको ये भी बताना है कि ये मिट्टी को क्या करता है। और ये आज भी बहुत सारे किसानों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है अच्छे से। अगर आप इनको समझाओगे, आप इनको बताने की कोशिश करोगे तो ऐसा किसान बेवकूफ नहीं है कि जो अपने ही बेटों को, अपनी ही जमीन को जो है खत्म कर लेगा। और अगली बारी आती है कि सब्सिडी, ये जो इंप्लीमेंट्स है इनके ऊपर और ज्यादा सब्सिडीज अवेलेबल करवाई जाए, क्योंकि मशीनें परचेज करना एक किसान के बस की बात नहीं है जी। और नेक्स्ट स्टेप आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आप लोग यहां पर धान और गेहूं की फसलों के लिए अगर आप अच्छे दाम दे रहे हो, वही दाम अगर बाकी फसलों के लिए भी आप कुछ ना कुछ करोगे तो ऑब्वियसली बात है यहां पर किसान भी उनको क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे। और आने वाले टाइम में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग धरातल पर नहीं उतरते हैं, हम केवल कागज कार्रवाई में ज्यादा बिलीव करते हैं, और यही इन समस्याओं के सबसे मूल आधार है जिसे हमें दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर ये किसान की जो मूल समस्याएं खत्म कर पाएंगे। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग अंत करते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार के और भी अच्छे और क्वालिटेटिव सेशंस के लिए आपके साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और जय हिंद, आदाब। चलिए।